आज सुबह से ही दोनों भाभियां, जिन्हें रसोई में एक टाइम का खाना बनाने में भी आफत आती थी, वह सुबह से खुशी खुशी तरह तरह के नाश्ते पर जोर शोर से जुटी हुई थी और दोनों बड़े भैया बैठक में करीने से सजाने लगे थे। वैसे घर में कोई खुशी की बात नहीं थी, बल्कि आज वकील साहब आने वाले थे बाबूजी की वसीयत पढ़ने के लिए, दोनों भाइयों में उनका हिस्सा देने। वकील साहब के खाने की बहुत चिंता थी सभी को, पर माँ उनकी किसी को भी फिक्र नहीं थी। बाबूजी के गुजरे आज पूरे 6 महीने बीत गए थे और इन 6 महीनों में माँ ने बहुत कुछ गहराई से महसूस कर लिया था, देख लिया था, जिसे संभवतः शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। समय के साथ अपनों के रंग बदलते माँ ने आहत कर दिया था, परंतु चुप रहने के सिवा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। बाबूजी के बाद दोनों भाई भाभियों को माँ शायद बोझ लगने लगी थी। उन्होंने कल ही वकील साहब के साथ मुझे भी बुलवा लिया था, ताकि भविष्य में मेरे मन में कोई शंका ना रहे। वकील साहब आज बाबूजी की वसीयत पढ़ने वाले थे, यानी आज उनकी विरासत का बंटवारा होना था। सबके अंतर्मन में बहुत कुछ चल रहा था। सबको वकील साहब के नाश्ते की चिंता थी कि वे क्या खाएंगे या फिर उन्हें ये नाश्ता पसंद आएगा या नहीं। किसी को माँ के नाश्ते की फिक्र नहीं थी, जो सुबह से भूखी हुई बैठी हुई थी। बड़ी भाभी, अगर नाश्ता तैयार हो गया हो तो माँ को दे दो। दीदी, मेरे हाथ गंदे हैं, आप छोटी से कह दो, कहकर बड़ी सफाई से बड़ी भाभी ने अपना पल्ला झाड़ लिया था। मैंने देखा कि छोटी भाभी के हाथ भी खाली नहीं, इसलिए उनके मुंह से कुछ सुनना से अच्छा था कि खुद ही मैंने माँ को नाश्ता परोस दिया। माँ की खामोशी, उनकी भीगी उदास पनीली आंखें और कांपते हाथ बहुत कुछ कह रहे थे। बाबूजी के जाने के बाद इन 6 महीनों में बहुत कुछ अनुभव कर लिया था, उनकी सारी जिंदगी का अनुभव, और एक तरफ इन 6 महीनों का अनुभव अलग था। खैर, समय के साथ वकील साहब आ गए थे और उनका स्वागत भी खूब जोरों शोर से हुआ था। वकील साहब, वकील कम बाबूजी के दोस्त ज़्यादा थे। वे पारखी नज़र रखते थे, अतः सादर सत्कार और माँ की पनीली आंखें देखकर सारा माजरा समझ गए थे। जैसे ही वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की कि दोनों भाई और भाभियों के चेहरे के रंग ही बदल गए थे। दोनों भाई भाऊजी की अपार संपत्ति के आधे आधे वसीयत होने का सपना देख रहे थे, किंतु पासा उल्टा पलट गया। अनुभवी बाबूजी ने अपने बेटे बहुओं की नीयत पहले से ही भांप ली थी, अतः उन्हें दूरदर्शी सोच ने सारा पासा ही पलट दिया था। बाबूजी की सारी संपत्ति माँ के नाम देख दोनों भाइयों के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। भाइयों ने सोचा था संपत्ति मिलने के बाद माँ को एक अच्छे उम्दा वृद्धा आश्रम छोड़ आएंगे, पर यहाँ तो कहानी ही बदल गई थी। सब कुछ उलट पुलट गया था। जिस माँ को बेबस बेसहारा समझ रहे थे, वे माँ खुद आज सारी संपत्ति की स्वामिनी थी। ईश्वर की कृपा से बाबूजी की संपत्ति वैभव में कोई कमी नहीं थी। घर, फैक्ट्री, दुकान और बैंक बैलेंस सब कुछ अब माँ के नाम था, और भविष्य में माँ के बाद अर्थात उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति के 3 बराबर हिस्से थे, एक दोनों भाइयों के और एक हिस्सा मेरा यानी उनकी बेटी का। मेरा हिस्सा सुनकर दोनों भाई और भाभियों के चेहरे पर गुस्से और आश्चर्य और अफसोस के मिलते जुलते भाव नजर आ रहे थे। क्या सोचा था और क्या हो गया? चारों यही सोच रहे थे कि अब तो माँ भी घर नाम है। माँ को बेघर करने की सोच रहे थे और वह खुद आज बेघर होने की नौबत आ गई थी। मैंने भी वसीयत कोर्ट में रजिस्टर करवा रखी है, वकील ने कहा। एक बात और, वसीयत के हिसाब से अगर भाभी यानी सुशीला देवी अगर आगे संपत्ति अपने बच्चों में ना बांटना चाहें तो वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है, और उन संपत्ति का क्या करना चाहती हैं, किसको देना चाहती, इस बात में उन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए, अन्यथा सारी संपत्ति चैरिटी में चली जाएगी। अगर किसी को इस विषय में कुछ पूछना है तो पूछ ले। भाभी आपको या फिर
बच्चों को? वकील साहब ने पूछा। जी नहीं, बस चारों के मुख से बड़ी मुश्किल से ये 2 शब्द ही निकले थे। वाह बाबूजी वाह, क्या नहले पे दहला मारा है, अच्छा सबक सिखाया है आपने। आप अपने बेटे की नीयत पहले से ही देख समझ चुके थे। जिस रोग का नासूर बनने का डर था, आपने उस रोग को पहले ही ख़त्म कर दिया था। इसे कहते हैं दूरदर्शिता। चारों के चेहरे देखकर मन ही मन बाबूजी को धन्यवाद दे रही थी। उनमें कोई कुछ भी कहने और सुनने की हालत में नहीं था। वकील साहब चले गए, पर माँ को आत्मसम्मान, इज्जत और खुशी से रहने की चाबी भी दे गए थे। माँ के चेहरे पर संतोष और खुशी थी, जिसे देख मुझे संतुष्टि हुई थी। दोनों भाई भाभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, शायद इसीलिए हर समय और अनुभव को बलवान कहते हैं।